हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए, आज जो हम दो टॉपिक कर रहे हैं ऐसे के, वो है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इज़ आईएएस नीडेड इन न्यू इंडिया, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली मोदी जी ने स्टेटमेंट दी कि आप बाबू ये ऐसा करेंगे, देश चलाएंगे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप्रोर रहा था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टैटिक टॉपिक है, बट हमारे पास कुछ ना कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और क्या कारण है मेजर अनएम्प्लॉयमेंट का, वो हमें पता ही होना चाहिए। तो देखिए, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि हर बार स्टार्टिंग के अंदर आप कुछ कोड डाल सकते हैं या आप कुछ डाटा डाल सकते हैं। तो हेयर इज द डाटा। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.11% इन द ईयर 2020, हाईएस्ट इन 3 डिकेड्स। और ये ILO का डाटा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप शुरुआत एक डाटा डाल के कर सकते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए, हमें समझना पड़ेगा क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, किस किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो पहला जो हम इसमें समझते हैं वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो पहला क्या बोल रहा है, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। होता क्या है कि पढ़ाई होती जा रही है लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो रही है, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं जा रही कि जॉब के आदमी जो है पढ़ाई के बाद जॉब मिल सके जिसको। तो ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा, पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना शायद थोड़ा चैलेंजिंग है, तो इसीलिए पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। उसके बाद बोल रहा है सोशल नॉर्म्स। विमेन के हिसाब से, विमेन के हम स्टीरियोटाइप कर रखा है विमेन को। अभी खैर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना आ रहा है, लेकिन स्टिल स्टीरियोटाइप की वजह से रोल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और उन्हीं एरियाज़ में ही है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, लगभग 50% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में हमारे कंट्री में, और एग्रीकल्चर के अंदर ही सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये रहता है कि सपोज 10 लोग एक एकड़ में काम कर रहे हैं और इसमें सपोज 50 टन उगा रहे हैं गेहूँ। अब मान लो 10 की जगह ये लो 8 लोग भी अगर एक एकड़ में काम करें तो 50 टन गेहूँ ही उगाए। तो इसका जब 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो डिसगाइज्ड है, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर वो ना भी हो वहाँ पे तो भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो ये लोग जो है डिसगाइज्ड है कि दे आर एम्प्लॉयड, एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भी है कि कोविड की वजह से काफ़ी इकोनॉमी डाउन चली गई है। तो ये टॉपिक भी पूरा समझना ज़रूरी है कि कोविड से कैसे जो है इसका इम्पैक्ट भारी पड़ा है। तो यहाँ पे यही हमारा टॉपिक हमने नेक्स्ट रखा है, हाउ कोविड एक्सोबरेटेड द प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर 80 to 90% लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उनकी जो वेजेस फिक्स करना और प्रोवाइड करना कि एग्जैक्ट इतनी वेज कम से कम मिलेगी, दैट इज चैलेंजिंग, राइट। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बोल रहा है कि आज की डेट में जैसे हम बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो अगर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है तो भी एक नॉर्मल इंसान के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है ना, कि अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको ये टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, जो लोग टेक्निकल नहीं है उनके लिए। डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, जो सामान वामान जो पहुंचना चाहिए था वो अब नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग जाते हैं बीच बीच में। तो इसीलिए कह रहे हैं डिसरप्शन हो गई सप्लाई चेन से। तो हमारी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जॉब लॉस इन इंडियन डायस्पोरा, क्यों? क्योंकि कंट्रीज हुज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन ऑयल फेस्ड प्रॉब्लम रिसेंटली। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसके ऑयल के बेस पे कंपनी, जैसे हमारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है सारे, वहाँ पे ऑयल से ही उनकी पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, और जैसे ही प्रॉब्लम आई तो रिसेंटली जो है लोगों को वहाँ पे जॉब लूज करना पड़ा एंड दे आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया, ठीक है। तो जॉब लॉस इन इंडियन डायस्पोरा एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के, तो देखिए, अगर इम्प्लीकेशन की बात करें तो पहला यही है कि जो लोग एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे वो क्या करेंगे, पैसा क्या से करेंगे, क्राइम करेंगे, ज़्यादा चांस यही है, क्योंकि अगर नहीं होगा, पैसा खाने के नहीं होंगे तो क्राइम बढ़ ही जाएगा। तो पहला बोल रहा है इंक्रीज इन क्राइम रेट, ऐसा चांस ज़्यादा है। और सोशल क्राइम्स विद एल्डर्स, वुमेन्स, ये सब परेशानी है। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ रही है, तो साइबर क्राइम भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम उस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। डिमांड कम हो रहा है, रिड्यूस डिमांड है ना, क्योंकि अब जो है डिमांड कोविड के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ों की हो गई है। तो जो पहले जो ऑफलाइन के हिसाब से ज़्यादा डिमांड्स थी वो कम हो चुकी है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके बाद वेल्थ कंसंट्रेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा फिनोमेना देखने को मिला है, और हम हर बार बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमारा मेन एम यही है कि हम प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर सके, और कोविड के अंदर ये ज़्यादा बढ़ा है। बिलियनियर्स हैव मैनीफोल्डेड देयर इनकम्स एंड पीपल हु आर पुअर बिकम प्योरर, और ज़्यादा गरीब हो गया।
जेंडर गैप भारी आ रहा है, जो विमेन एक बार जॉब छोड़ दिया तो उनको वापस जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तरह से पहले भी ऑलरेडी था, लेकिन अभी कोविड की वजह से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए इन सबको ठीक करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए? गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करी 20 लाख करोड़ का, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बोलें कि टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये भी बोल सकते हैं टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद देखिए मोर फोकस्ड गरीब कल्याण योजना रोजगार चलाया है, गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई है ना। इसके अंदर 116 जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने की बात कही गई है। उसके बाद ऑनलाइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज नहीं चलाई गई, क्योंकि आजकल हम यही बोल रहे हैं जब कोविड की सिचुएशन है तो ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ज़्यादा चलाई हैं। फिर इसका नेक्स्ट है नेशनल करियर सर्विसेज। इसमें क्या है कि इंडियाज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जो एनकरेज करती है वर्क फ्रॉम होम। आजकल यही चल रहा है, जितनी भी कंपनीज हो सकती हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, जिनका ऑफलाइन एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये बोला गया कि आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दें जितनी कंपनीज को हो सकता है। दिस इज नेशनल करियर सर्विस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इंक्रीज एलोकेशन टू मनरेगा। मनरेगा को भी ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है। महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके अंदर भी इसको ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, 40,000 करोड़ के आसपास इसका इंक्रीज़ कर दिया गया है वेजेस, ठीक है, 40,000 करोड़ के आसपास टू इंक्रीज इन वेजेस अंडर दिस स्कीम। उसका नेक्स्ट आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात यहाँ पे की है। और इनिशियली क्या था कि ये 2 साल के लिए चलाई थी, 2018 में शुरू की थी ये स्कीम, और ये ट्रायल बेसिस पे चलाई थी, लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन देखते हुए इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया था। 21 एंड में ही, मतलब शायद 7वें 8वें महीने अभी रिसेंटली इट इज़ अबाउट टू एंड, 1 साल इसको एक्सटेंड किया था। तो अब देखिए स्टेप्स हम क्या क्या ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। पहला, प्रोटेक्टिंग लार्ज एंटरप्राइजेज। जितने आप प्रोटेक्ट करोगे लार्ज एंटरप्राइज को, क्योंकि यही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं उनको इसमें ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। लॉन्चिंग अ पायलट अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन द वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कोविड से कुछ हिट डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा हिट हुए हैं, और स्पेशली विमेन वर्कर्स के लिए। तो कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं विल हैव टू फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करो, वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर, लोगों को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो, बेसिक टेक्नोलॉजी का यूसेज आने लगे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इम्प्रूव हेल्थ सेक्टर, क्योंकि इम्प्रूव हेल्थ सेक्टर इसलिए क्योंकि देखिए कोविड के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा पूरा जो हेल्थ सेक्टर है वो बिल्कुल मेल्ट डाउन हो गया है। दिख रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाए, बीच में जैसे बेड्स की इशू था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का इशू था। तो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि जो कैओस है हेल्थ सेक्टर का वो ख़त्म हो सके और ग्रेजुअली वापस नॉर्मल सिनेरियो आ सके। और नेक्स्ट क्या है, टैपिंग इनटू डिजिटल इकोनॉमीज पोटेंशियल ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल इकोनॉमी है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का, तो उसको हमें टैप करना पड़ेगा। तो प्रॉपर आपको सबको जो है स्किल डेवलप करानी पड़ेगी। और एक गवर्नमेंट को हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्किल भी डिजिटल इकोनॉमी की तरह की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को, एंड देन वी कैन श्योरली टैकल दिस प्रॉब्लम। ये देखिए, ये जो टॉपिक है मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से बताया है, इसको और ज़्यादा डिटेल आप कैसे कर सकते हैं, यू कैन ऐड सम फैक्ट्स, यू कैन ऐड सम फिगर्स, थोड़ा सा और आप इसको थोड़ा एग्जांपल देके बता सकते हैं एक दो किसी स्कीम के बारे में कि स्कीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका ऐसे काफ़ी रहेगा, है ना। देखिए सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट, इज एन आईएएस नीडेड इन न्यू इंडिया। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्टेटमेंट थी उसकी वजह से ये टॉपिक बना है। उन्होंने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ बाबू को पावर दे रहे हैं, तो शायद वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि आईएएस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो देखिए स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं इसको, गवर्नेंस इज़ द की नोट गवर्नमेंट। ये इस तरह के कुछ कोट्स आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने एक कोट लिखा है कि गवर्नेंस इज़ द की नोट गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि आपको सबसे पहले ध्यान देना कि गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप ये बात समझेंगे तो गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अंदर कहीं ना कहीं विल हैव दिस डिस्कशन कि आईएएस की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। उसका देखिए बोल रहा है ब्यूरोक्रेट्स गवर्न बाय फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। पहले फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं, पहले खुद ही बताते हैं ये फॉर्मुलेट करना है और उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आप आईपीएस वगैरह को नहीं डालेंगे, वो भी ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ही आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आईएएस आईपीएस थोड़ा सा ब्रॉड लेवल डिस्कस कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें आप यही डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, वो जो 6-7 टॉपिक्स होते हैं गुड गवर्नेंस के, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर देखिए हम बोलते हैं कि दे आर एडवाइजर्स ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक टाइज,
है ना। और कुछ जगह आईएएस को जो है जुडिशरी पावर्स पे, जैसे डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कुछ लेवल पे आईएएस ही जो डीएम रहता देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आईएएस है उसके पास जुडिशरी पावर भी है, पॉलिटिकल अफेयर्स भी है, डिप्लोमेटिक टाइज भी है, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। एडवाइजरी भी है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी, लगभग हर तरह की पावर एक आईएएस की होती है। और अगर आईपीएस की बात करें तो दे आर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। और नॉर्मली आईएएस भी अगर मान लीजिए कुछ इशू अराइज होता है डे टू डे में, तो उनको पहले हैं वो जिससे सबसे पहले उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन लेवल पे। एंड दे एक्ट एज अ चैनल बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, है ना। दे आर द चैनल बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट दिस। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स आर हायर्ड थ्रू हरक्यूलियन प्रोसेस। मतलब ये सिंपली कहना चाह रहा है जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो इतना मतलब इजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसेस है। और टू बी अमंग वन नीड्स अ वाइड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड पर्सनली सूटेड फॉर, क्योंकि इंटरव्यू होता है इसके अंदर, नॉलेज भी चाहिए। तो पहले प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, तो 3 लेवल पे जाके आप डिस्कस करें। इट इज़ लाइक वर्ल्ड के भी सेकंड टफेस्ट में इंडिया का तो टफेस्ट एग्जाम है ही। तो कह रहे हैं कि ईजी प्रोसेस नहीं है कि आपको लग रहा है आईएएस ऐसे बन गए। दे आर फिल्टर्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी फिल्टर, गुड क्वालिटी एग्जाम्स, उसके हिसाब से निकल के आए हैं वो, है ना। इनफैक्ट जो उनकी ट्रेनिंग भी होती है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसा रहता है, कुछ केसेस इस तरह से इंक्लूड करते हैं भैया, केस स्टडीज़ आपको पढ़नी पड़ती है, भारत दर्शन आपको करना पड़ता है, फील्ड नॉलेज आपको लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप बन गए सिर्फ पढ़ाई से ही हो जाता है, उनको कम से कम 6 या 8 महीने, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपका आईएएस है, आईपीएस है या आईआरएस है, फील्ड नॉलेज भी लेनी पड़ती है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि उनको लर्निंग पूरी है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव की तरह बात करना चाह रहे हैं कि आईएएस का रोल अच्छा है, क्योंकि आईएएस को इतने इजीली नहीं बनाया है हमने, दे हैव रियली पास थ्रू अ टेस्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है सो द वर्क ऑफ आईएएस इज वाइटल एंड मच नीडेड। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं कि भैया ज़रूरत तो है आईएएस की। जो मोदी जी कह रहे थे वो इतना शायद सही नहीं है। वी डू नीड आईएएस, वी कैन यूज़ मोर इनोवेटिव सिलेक्शन प्रोसेस, में भी कुछ और हो सकता है, ग्रास रूट लेवल इंटरेक्शन ज़्यादा कर दो आप, पब्लिक रिलेशंस के हिसाब से कर दो, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ज़्यादा कर दो डिजिटल इंडिया के हिसाब से, ये सब आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन डूइंग अवे इज़ नॉट अ सोल्यूशन, है ना। क्योंकि देखिए पुराने टाइम में हमारे देवीलाल साहब जो हमारे डेप्यूटी पीएम बने थे, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तब, एक्चुअली इनको पीएम बनना था, तो तब इन्होंने देखा कि जब वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, तब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अरे नाउ आई सी इट इज़ द ब्यूरोक्रेट्स हु आर रनिंग द कंट्री, नॉट पॉलिटिशियंस। तब इन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेट देश को चला रहे हैं, पॉलिटिशियंस देश को नहीं चलाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट यहाँ पे डिस्कस करने चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आईएएस इज अ मैनेजमेंट लेवल वर्क विच कैन हायर एक्सपर्ट्स। और यहाँ पे कई बार ये बोलते हैं लोग कि भैया एक्सपर्ट नहीं है ये लोग, जनरल जानते हैं जानकारी। देखो यार आईएएस कहीं ना कहीं जिस भी लेवल में दे कैन ऑलवेज हायर एक्सपर्ट्स, नो बिग डील, है ना। एक्सपर्ट्स को आप हायर कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट हायर विजडम एंड मैनेजिंग अप्रोच। तो इस तरह से हम पॉजिटिवली बात करना चाह रहे हैं कि आईएएस की इंपॉर्टेंस है। अगर आप विजडम और मैनेजिंग अप्रोच आपने डाल दी है तो एक्सपर्ट्स का काम तो हो, और हर बार चेंज होते रहते हैं, एक बार इस फील्ड में, दूसरी बार इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट को आप हायर कर लो वो ठीक है, लेकिन एक हायर लेवल पे मैनेजिंग ही करनी है ज़्यादा, है ना, और समझदारी ज़्यादा है, वो कैन नॉट बी हायर्ड। उसके बाद देखिए बोल रहा है ब्यूरोक्रेट्स आर ट्रेंड इन द सेम अकेडमी एंड बीइंग ऑल इंडिया सर्विस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड रिलेशन यूनिटी एट दिस लेवल। होता क्या है कि जैसे आईएएस हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग लबासना में हो रही है भैया, सेम लेवल पे जाके ट्रेनिंग लेके वहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं एक तरह से इनके आपस में अच्छे रिलेशन रहते हैं, यूनिटी की तरह काम करते हैं। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जो कोऑपरेशन अच्छा हो जाता है पूरे देश में, पूरी एक ऐसे मतलब आईएएस की चेन रहती है। हालांकि कई बार इस पॉइंट को नेगेटिव माना गया कि दे हैव लिंक्स विद अदर आईएएस, लेकिन अगर देश के लिए सोचा जाए तो इट इज़ अ गुड थिंग, है ना, ये बढ़िया चीज़ है। और इनका जॉब भी जो है परमानेंट है, और इनको ये लॉन्ग टर्म विजन भी रख सकते हैं देश के लिए। जैसे अगर हम मान लीजिए पॉलिटिशियंस की बात करें तो हम बोलते हैं 5 साल, फिर उसका नई सरकार आती है 5 साल, इनका जॉब परमानेंट है, तो दे कैन समवेयर वर्क टुवर्ड्स अ लॉन्गर विजन ऑफ द कंट्री, है ना, देश के भले के लिए लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। और हम ये अभी हमने रिसेंटली देखा भी था कोविड के अंदर, जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान वाले केस में हुआ था ऐसा कि महाराष्ट्र वाले बोल रहे थे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, कुछ ऐसा इशू आ रहा था ऑक्सीजन की, तो आईएएस राजस्थान उन्होंने आपस में ही टैकल करके अपने एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा दी थी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आईएएस भी अगर इन्वॉल्व होकर कोऑर्डिनेशन अच्छा करेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। पैंडेमिक के अंदर हमने देखा था ऐसा, रिसेंटली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, न्यूज़ में आया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि अब आप जो बात कर रहे हो सारी, आप आईएएस एज अ वर्ड तो दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। तो इसका कैसे टैकल हो सकता है कि मिस यूज़ ऑफ पावर ना करें आईएएस? मे बी वी शुड इंक्रीज अवेयरनेस, यू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, गुड पॉलिसीज़ लेके आओ,
डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म कर दो, एब्सोल्यूटिज्म ख़त्म कर दो, है ना। तो पावर के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म करो, मतलब बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दो, और पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक बड़ी अच्छी कोट है यहाँ पे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। अच्छी कोट है, दिस यू कैन यूटिलाइज इन दिस, कि एब्सोल्यूट पावर तो हम देने के लिए नहीं कह रहे हैं किसी को भी। तो एंड में हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि IAS आर नीडेड, नो डाउट, यस IAS आर नीडेड इन द न्यू इंडिया, बट नॉट विद एब्सोल्यूट पावर, है ना। तो और रिसेंटली हमारे PM ने भी यही बात कही थी कि दे शुड नॉट बी द ओनली वन टू रन कंट्री, मतलब पूरा इनके ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो चाहिए। वो बात सही है, इंट्रोड्यूस सम कोऑपरेट्स और सम स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप साथ में इंट्रोड्यूस कर दो, बट इनके बिना काम चलना काफ़ी मुश्किल है। और एज सच वर्ड से तो प्रॉब्लम है नहीं, तो किसी और को आप बनाओगे इनकी जगह, बात तो वही रहेगी। तो इंस्टेड यही कर सकते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ा दो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, पॉलिसी अच्छी लेके आओ और एब्सोल्यूटिज्म कम कर दो। अगर ये कम हो गया तो इट इज़ फाइन, है ना। हालांकि कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ी, क्यों, पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तभी दोनों काम करते हैं टेंडम। अगर सिर्फ एक चीज़ दी जाए, दूसरी चीज़ हटा ली जाए तो प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो दिस कैन बी अवर सॉल्यूशन, है ना। आई होप आप दोनों ऐसे लिख पाएंगे। काफ़ी इजी टॉपिक थे आज के। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।